सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। मेरे पास काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकल रहे हैं स्टेट का पूरे इंडियन रेलवे में, उसके ऊपर सर थोड़ा सा वीडियो बनाइए। वो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, पात्रता प्लस फॉर्मेशन और पैनल किस तरह बनता है, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक वीडियो बना दिया। हालांकि मैं इस पे काफी सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी भी लोगों को डाउट है, तो मैंने कहा मेरे बाकी वीडियो में अलग अलग बातें कही है। कोशिश किया है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन और फॉर्मेशन की वाली बात इसमें पूरा कंप्लीट कर दूं, ताकि लोगों को डाउट ना रहे। तो रिसेंटली अभी जैसे आप सामने देख सकते हैं कि वेस्टर्न रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, एपीओ, एएन, एएसटी, एई, एएमई, एडब्ल्यूएम, एसीएम एवं एमएम। तो पिछले कुछ वीडियो में और सर्कुलर जो रिसेंटली रेलवे बोर्ड का निकला था 93/24, ये मैं बता दूं आपको, ये वाला, जिसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है पहले जो एपीओ के लिए जितने भी एलिजिबल होते थे सभी को अलाउ करते थे। बाकी जो डिपार्टमेंट थे अदर देन एपीओ में सिर्फ 3 गुना जो वैकेंसी का 3 गुना लोगों को अप्लाई करते थे। तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या एपीओ के लिए सभी को एलिजिबल कर दिया। तो ऐसा नहीं है। कोई भी कर्मचारी जिस भी डिपार्टमेंट का है, जैसे बता दूं मैं आपको, ये जैसे हमारे सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, मैकेनिकल, जो कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट का होगा उसी डिपार्टमेंट में वो अप्लाई कर सकता है। अगर पर्सनल का है तो पर्सनल में अप्लाई करेगा। तो कोई भी कर्मचारी एपीओ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो भी कर्मचारी रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, 8 डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में ही वो अपने रजिस्ट्रेड पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएगा। क्या कंडीशन है हम उस पर हम बात करते हैं। तो एक तो मैं बता दूं, वेस्टर्न रेलवे की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जनरली बाकी रेलवे की मैं देखता हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नोटिफिकेशन निकलते थे अभी तक। ये पहली बार वेस्टर्न रेलवे का मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने एक ही नोटिफिकेशन में सारे डिपार्टमेंट का एक कॉमन नोटिफिकेशन निकाला है। क्योंकि 8 अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नोटिफिकेशन निकालने से कई बार सर्कुलर होता नहीं होता, किसी को मिलता नहीं मिलता, काफी इशू होता था। ये एक ही निकालने से क्या होता है कि अब एक ही नोटिफिकेशन को आपको सर्कुलर करना सभी को बड़ा इजी हो जाता है। तो मुझे ये पहल बड़ी अच्छी लगी वेस्टर्न रेलवे की, जिसने भी लगाया दिमाग, काबिल तारीफ है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी कंडीशन की। जो भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, रेलवे में कोई भी कर्मचारी गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता है प्रमोशन से, तो उसके लिए क्या नियम है, कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले कंडीशन मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे में उसका होना जरूरी है, और उसमें भी मिनिमम 3 साल की सर्विस होना चाहिए। कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, सर मैं लेवल 5 में, लेवल 4 में हूँ, क्या एलिजिबल हूँ। तो मैं बता दूं, एक्सेप्ट रनिंग स्टाफ जितने भी हमारे गार्ड आते हैं और लोको पायलट वगैरह होते हैं, उनको छोड़कर उनके लिए अलग सर्कुलर है, बात करूंगा मैं। लेकिन अभी बता दूं, रनिंग स्टाफ को छोड़ के जितने भी अदर देन रनिंग स्टाफ है, मैक्सिमम स्टाफ जो अदर देन रनिंग होते हैं, उनके लिए लेवल 6 में 3 साल पूरा करना जरूरी है। एनडीसी के लिए 5 साल है। लेकिन अभी ये रैंकर एग्जाम हो रहा है, तो इसमें सिर्फ 3 साल जरूरी है। 3 साल करते ही आप एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन अब इश्यू आता है पैनल कैसे बनेगा। तो पैनल जो है इसमें सीनियरिटी से बनेगा। कैसे बनेगा हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन एलिजिबिलिटी के लिए जो ये है कि इन रिगार्ड टू सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट, रैंकर, इसको एलजीएस भी बोलते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय हु आर एलिजिबल हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स रेगुलर सर्विस इन लेवल 6 एंड अबव। लेवल 6 एंड अबव जो एसएससी डायरेक्ट आते हैं, लेवल 7 भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपको 3 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। अगर कर लेते हैं आप, और कब करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी एक एक एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको बता दूं मैं आपको यहाँ पर। देखिए, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आती है 1/1/2024। कोई क्या पोजीशन है। एक कर्मचारी ने मुझे अभी मैसेज किया रिसेंटली कि सर मैं लोको पायलट था, मेडिकल अनफिट हो गया हूँ, अभी मैं ओएस में हूँ, 2024 में अनफिट हुआ, अभी क्या मैं एपीओ के लिए एलिजिबल हूँ कि ए के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं बता दूं आपको, 1/1/2025 को क्या स्टेटस रहता है। चूंकि आज की तारीख में आप लोको पायलट नहीं है, हालांकि वहां आप सर्विस कर चुके हैं 5 साल 10 साल की, लेकिन अब चूंकि आज की तारीख में एएलपी नहीं है, तो आज एएलपी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब आप चूंकि क्लरिकल कैडर में ओएस में, तो आप एपीओ के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उसके अंदर भी जो नया रूल आ गया है मेडिकल डिग्रेस को 3 साल होना पड़ेगा, तभी एलिजिबल हो पाएंगे। तो आज की तारीख में आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो काफी सारी बातें हैं। तो यहाँ उन्होंने निकाला हुआ है कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय, ग्रुप सी एम्प्लॉय वर्किंग लेवल 6, पेमेंट टू 9300 से 34,800 विद ग्रेड पे 42 एंड अबव इन पे मेट्रिक्स विद 3 इयर्स नॉन फॉर्चुनर सर्विस इन लेवल 6। नॉन फॉर्चुनर सर्विस को होता है अनाकस्मिक सेवा, यानी आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, आपकी कैजुअल सर्विस नहीं होनी चाहिए। जनरली रेलवे में मैक्सिमम की रेगुलर सर्विस ही होती है। तो लेवल 6 एंड अबव है, और वो आपका आना चाहिए एज ऑन, आपका ये आएगा एज ऑन 1/1/25। 1/1/25 को आज आपका 3 साल होगा, जरूरत नहीं है आपको। अगर 1/1/25 को भी आपका 3 साल हो रहा है तो आप एलिजिबल होते हैं। तो बाकी कंडीशन में बताया हुआ है कि
पहले से ग्रुप एक एपीओ के लिए था, अभी बता दिया जो लेटेस्ट सर्कुलर रेलवे बोर्ड का 93/24 इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड that henceforth in respect of selection to group B post in all departments, सभी डिपार्टमेंट के लिए भी कहा है कि all the employees who are eligible and who volunteer for selection should consider without any limitation of number। पहले क्या था, एपीओ के अलावा बाकी डिपार्टमेंट के लिए 3 गुना लोगों को ही बुलाते थे एज पर सीनियरिटी, अब वो सब हटा दिया है। अब एपीओ की तरह सभी डिपार्टमेंट में जो भी लेवल 6 में काम कर रहे हैं, अगर 3 साल की सर्विस कर चुके हैं वो 1-1-25 तक, तो वो एलिजिबल हो जाता है। उसके अलावा बाकी जो कंडीशन थी वो मैं बता दूं आपको। एक और रूल है इसमें, इन केस ऑफ जूनियर एम्प्लॉय कंसिडर फॉर सिलेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ सेटिस्फाइंग द रिलेवेंट नंबर ऑफ मिनिमम सर्विस कंडीशन, ऑल पर्सन सीनियर टू हिम शैल बी हेल्ड टू एलिजिबल नॉट स्टैंडिंग द पोजीशन दे डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। अगर कोई कर्मचारी है, अगर सीनियर अगर नॉट एलिजिबल 3 साल नहीं कर पा रहा, लेकिन जूनियर की अगर क्वालिफाइंग सर्विस हो रही है तो सीनियर भी एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद आरबी नंबर 102/12 में कहा गया था कि the time spent by a railway servant under training immediately before appointment to service is to be counted as service for the purpose of appearing in departmental examination, यानी ग्रुप बी पोस्ट। ये चीज यहाँ पर भी इन्होंने शायद लिखी है इन्होंने। तो इसमें अभी तक ये चल रहा था कि एपीओ में ही जो है 3 साल सर्विस करनी थी लेवल 6 में। तो जनरली पर्सनल डिपार्टमेंट में लेवल 6 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली नहीं है, मतलब एक वेलफेयर इंस्पेक्टर में बहुत कम आते हैं या सीएलए में आते हैं, मैक्सिमम ओएस में आते हैं। क्लरिकल कैडर ओएस ज्यादा है, तो उसमें ओएस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा नहीं है। तो और ना ही ट्रेनिंग है, और पर्सनल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग नहीं थी, तो वो इश्यू नहीं आ रहा था कि ट्रेनिंग का जो मामला है। अभी कई ऐसे लोग होंगे जितने भी अभी जेई हमारे रेलवे में आते हैं, सभी डिपार्टमेंट में जेई हैं, या मैंने स्टोर में भी देखा था, वहां पे भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, और आपके जितने भी एसएससी हैं सबकी जनरली 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो अब वो इश्यू आएगा कि क्या कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग पीरियड काउंट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये 102/12 का जो रेलवे बोर्ड का आरबी बोलता है कि ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट करना है, यानी आप जनरली एमएससीबी में ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप आए हैं 1/1/2/25 का मतलब ये होता है कि 1/1/22 का अगर आप आए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ट्रेनिंग है और आपकी सिर्फ 2 साल की सर्विस रेगुलर होती है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है तो अभी ट्रेनिंग पीरियड भी आपका सर्विस काउंट होगा इसके अंदर। एक इशू कई लोग पूछते हैं कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के मामले में लोग पूछ रहे हैं कि सर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो गया तो उनका क्या मामला रहेगा। इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट ऑन न्यू यूनिट in the same category post and assigned bottom seniority, therein the service rendered by him the previous unit may be reckoned for determining their eligibility wherever minimum length of service prescribed as a condition for promotion to new unit, subject to condition that length of service which is so allowed to be counted does not exceed the length of service of their immediate senior in the new unit। ये जो बात है इन्होंने ग्रुप बी प्रमोशन में लागू, यानी कोई भी कर्मचारी मान लीजिए ए डिवीजन से बी डिवीजन में आता है, तो बी डिवीजन में आने के बाद भी उसकी पुरानी यूनिट में जितनी सर्विस की लेवल 6 में वो काउंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए जहां वो ए से बी यूनिट में आया है, लेकिन मान लीजिए उसने वहां 5 साल सर्विस कर ली है उसने ए यूनिट में, तो बी में आएगा तो 5 साल तो मिलेगा, लेकिन उससे इमीडिएट जो सीनियर है, अगर उस जिस कैडर में वो एब्जॉर्व हुआ है वहां अगर सीनियर की एक ही साल है तो उसको सिर्फ एक ही साल मिलेगा और 4 साल नहीं, 5 साल नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई जूनियर है ही नहीं, सब सीनियर ही काफी, सबकी 5-5 10 साल की सर्विस हो गई है, तो उसको पूरा 5 साल मिलेगा। लेकिन जहां नया कैडर में बी डिवीजन में अगर आया है वहां अगर ऑलरेडी कई बंदे हैं जो 1 साल 6 महीने 2 साल कर चुके हैं तो उनसे ज्यादा नहीं मिलेगा ये कंडीशन और रिक्वेस्ट ट्रांसफर की, और ये म्यूचुअल में भी लागू हो जाएगा। तीसरा एलिजिबिलिटी कंडीशन आता है मेडिकल डिग्रीज का, जो रेलवे बोर्ड ने अभी रिसेंटली निकाला है 14/10/2024 का। ये मेरे पास होगा यहाँ पर, ये रेलवे बोर्ड ने निकाला है 14/10/24 का। इसमें कहा गया एन एम्प्लॉय शुड हैव रेंडर्ड द रिक्विजिट eligibility service in the relevant grade after absorption in alternate post for being eligible for promotion to group B post। जो हमारे ग्रुप सी के लिए रूल आता है 40/13, उसमें तक सर्विस बेनिफिट देने की बात की है। हमारे नॉर्मली सीनियरिटी में भी या नीचे का बी पैरा भी बोलता है कि कोई भी कर्मचारी अगर मेडिकल डिक्लेयर होकर नए कैडर में ऑब्जर्व होता है तो उसको पूरा सीनियरिटी बेनिफिट मिलेगा जिस ग्रेड में वो काम कर रहा था। लेकिन ग्रुप बी के प्रमोशन के मामले में जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जहां भी नई जगह जाता है वहां उतनी सर्विस करनी पड़ेगी। इसमें एक इश्यू आता है, जनरली मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट का लोको पायलट है, स्टेशन मास्टर मेडिकल डिक्लेयर होकर ओएस बन रहा है, तो ओएस के लिए तो ठीक है, मान लीजिए 3 सर्विस साल की करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिकल एएलपी है, वो मेडिकल डिग्रीज होके
मैकेनिकल में ही वो ऑब्जर्व हुआ है, और पहले भी वो एई के लिए एलिजिबल था और अभी भी एई के लिए या एमई के लिए एलिजिबल था। तो उसके मामले में क्या है, तो मेरा तो मानना है कि अगर सेम डिपार्टमेंट है तो फिर मेडिकल डिग्री होने के बाद ही पुरानी सर्विस काउंट करनी चाहिए, अगर वो डिपार्टमेंट चेंज करके एलिजिबिलिटी चेंज नहीं हो रही। ये मेरा अपना व्यू है, बता दूं मैं, इसमें रेलवे बोर्ड का क्लेरिफिकेशन जरूरी है अगर जिसको लेना चाहे। लेकिन आप बिल्कुल कैडर चेंज करके नए डिपार्टमेंट में जाते हैं और नई आपकी जो वेस्टेड पोस्ट, जैसे पहले आप ए के लिए या एएमई के लिए या किसी और डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब एपीयू के लिए कर रहे हैं फ्रेश, तो वहां 3 साल समझ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ए के लिए है, एएमई के लिए है, मेडिकल डिग्री होने के बाद सेम ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल होते हो, तो मेरे हिसाब से सर्विस काउंट होनी चाहिए। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको ऑफिशियली ना लिया जाए। तो अभी जो नया पॉलिसी आ गया उसके हिसाब से एपीयू की जहां तक बात कर रहा हूँ, कि जितने भी लोग मेडिकल डिग्री होके स्टेशन मास्टर से, रनिंग से आते हैं, अदर डिपार्टमेंट से जो ओएस बनते हैं, उनको अब ओएस बनने के बाद या चीफ ओएस में आते हैं तो उनको मिनिमम 3 साल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो एलिजिबल हो पाएंगे, ये कहा गया है मेडिकल डिग्री स्टाफ के बारे में। अब चौथा जो एलिजिबिलिटी बात आती है, वो आती है कंपैरिजन ऑफ ग्रेड ऑफ रनिंग स्टाफ विद दोस ऑफ स्टेशनरी स्टाफ फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन सिलेक्शन टू ग्रुप बी पोस्ट। ये आरबी नंबर 92/15। 92/15 ये है, बता दूं आपको कि नॉर्मली मैंने बताया जितने भी गजेटेड पोस्ट होती है वहां लेवल 6 में एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन रनिंग स्टाफ के लिए विशेष कुछ प्रोविजन दिए हैं 92/15। इसमें आप जरा देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मैं पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगा। यहाँ 42 वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो निचली ग्रेड में है, जैसे यहाँ पर ये 24 है, इसको भी लोको पायलट सेंटिंग 42 को इक्विवेलेंट 46 माना गया है। और जो लोगों को यहाँ 28 है गुड्स गार्ड, ये लेवल 5 में है, लेकिन इक्वल टू लेवल 6 माना गया है। तो ये लोग भी इवन लेवल 5 में है तो भी ग्रुप बी के लिए एलिजिबल होंगे, ये बात कही गई है इसके अंदर। तो रनिंग स्टाफ के मामले में थोड़ा सा अ, निचली ग्रेड वालों को भी इक्वलेंट टू लेवल 6 माना गया है, तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। तो ये एलिजिबिलिटी लिस्ट सेम इन्होंने ये एपीयू का जो नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने सारी बातें इसमें कही है। पहली तो इसमें मेडिकल डिग्रीज की बात की, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये 40 बाय ये इंटर रेलवे ट्रांसफर की बात इन्होंने बात डाली इसमें। और हाँ, एक चीज और मुझे बताना था, एमएससीबी। कई लोगों को डाउट आता है कि लेवल 6 में एमएससीपी में काम कर रहे हैं तो क्या वो एलिजिबल होंगे, तो एमएससीपी वाले लेवल 6 लेवल 7 वाले एलिजिबल नहीं होंगे जब तक कि वो रेगुलर सब्सटेंटिव पोस्ट जिसे बोलते हैं, अगर सब्सटेंटिव पोस्ट जो है उनकी लेवल 6 होनी चाहिए। मूल पद हिंदी में बोलेंगे, मूल पद या मूल जो है वो लेवल 6 होना चाहिए। एमएससीपी को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। एमएससीपी में आप किसी भी लेवल में हो, वो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका सब्सटेंटिव पोस्ट जो है वो लेवल 6 में होना चाहिए, उसमें 3 साल होना चाहिए। और उसके बाद ये टाइम स्टेट ट्रेनिंग वाला भी उन्होंने डाल दिया है। तो ये वेस्टर्न रेलवे ने सारी कंडीशन मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन डाल दी, ये बड़ा अच्छा किया है। इसके बाद मुझे एक और बात बतानी थी आपको इसके अंदर। इसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन भी सभी डिपार्टमेंट की सिलेक्शन टू ग्रुप बी पोस्ट एपी, आपको जितने भी लोग एलिजिबल चेक करना चाह रहे थे एलिजिबल है कि नहीं, उसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कौन, जैसे एपीयू के लिए बता दिया, आर ग्रुप सी मिनिस्टर स्टाफ आते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए, जनरल डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं। और ये सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग ही एपीयू का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर एससीएल ही बता रखा है इन्होंने। तो ऐसा आपको एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन्होंने सभी डिपार्टमेंट का एलिजिबिलिटी बता दिया है, जो कि बड़ा अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। तो एक और मुझे बताना था, इसके अंदर रिजर्वेशन की बात बताई थी कि कई लोग पीडब्ल्यू वाले को थोड़ा व्यवस्था आते हैं, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि जो वैकेंसी पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व है उसमें अगर पीडब्ल्यू नहीं मिलता तो क्या होता है। ये मेरे ख्याल से वेस्टर्न रेलवे ने लिखा हुआ है कि द वैकेंसी फॉर अबव पीडब्ल्यू कैंडिडेट विल बी फिल्ड अप इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड, जो पॉलिसी है 14/11/22। इफ नो suitable पीडब्ल्यू कैंडिडेट इज फाउंड, देन वैकेंसी shall be filled up by non पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स एंड रिजर्वेशन shall be carried forward for as per action rule। यानी जो यहाँ पे वैकेंसी दिखाई है पीडब्ल्यूडी की, ये वाली वैकेंसी दिखाई है, 4 है इसमें एएन में, और एएसटी एई एएमई सब में एक एक वैकेंसी है लगभग सभी में। तो अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट मिलता है तो उसे भरा जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो पोस्ट भरी जाएगी जनरल कैंडिडेट से, जो भी अवेलेबल ऊपर आएगा जनरल कैंडिडेट उससे भरी जाएगी। और वो जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए शिफ्ट होगी। ये एक मुझे बताना था रूल, कई लोग पूछते रहते हैं मेरे को। इसके बाद रिटर्न एग्जाम में जैसे नई पॉलिसी आ गई है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है एज पर आरबी नंबर 93/24। तो आप सारे के सारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर का पेपर होगा, मैं आगे बता दूंगा।
तो उसमें आप 100 में से 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्पीड मेंटेन कीजिए। पिछली बार काफी लेंदी पेपर आया था, तो उसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग का जो इश्यू था वो सॉर्ट आउट हो गया है। तो ये अभी तक एलिजिबिलिटी के ऊपर मैंने बता दिया, अलग अलग कंडीशन में कौन कौन एलिजिबल होगा। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए मेरे पास कि सर क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है, कि एलिजिबल के लिए मिनिमम लेवल 6 बता दिया, और मेडिकल डिक्राइज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जितने भी इश्यूज थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब फॉर्मेशन ऑफ पैनल के ऊपर कई लोगों को डाउट है कि पैनल कैसे बनेगा, क्या सीनियरिटी से बनेगा। अभी जो आरबी 93/24 आया उसमें तो सीनियरिटी वर्ड लिखा है, तो क्या मेरिट हटा दिया है? तो मैं बता दूं आपको, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही आप एग्जाम देंगे, सबसे पहले तो बता दो, पेपर आपका 100 नंबर का पेपर होगा सभी डिपार्टमेंट में। पहला जो पार्ट होगा उसमें पार्ट ए में टेक्निकल सब्जेक्ट होगा 70 मार्क्स के, और पार्ट बी में एस्टेब्लिशमेंट रूल और फाइनेंशियल रूल होंगे। 100 में से आपको 60% मार्क्स लाने हैं वाई के लिए। वाइवा जो नेक्स्ट होगा वाइवा वॉइस के लिए आपको 60% मार्क्स लाने हैं, लेकिन 60% मार्क्स लाने के बाद भी एक और रूल इसके अंदर आता है, फॉर वाइवा वॉइस टेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ 6 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज शुड बी गॉट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मार्क्स ऑफ, यानी कि इसमें सीनियरिटी और मेरिट दोनों चीज, मार्क्स का भी दोनों का रोल आ रहा है। इस जो 70% हो रहा है कि अगर मान लीजिए 5 ही वैकेंसी है आपकी और 50 लोग पास हो गए, 10 गुना पास हो गए, तो आपको जो भी टॉप के 6 टाइम यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 30 हो जाता है। तो 30 लोगों को जो एज पर मेरिट जो है सीनियर मेरिट के हिसाब से, मेरिट ऑर्डर के हिसाब से टॉप 30 को लेंगे। उसके बाद अगर सीनियर मोस्ट अभी 50वें नंबर पे या 40वें नंबर उसका नंबर नहीं आएगा, तो इसमें दोनों चीजें आएगी, सीनियरिटी तो आएगी लेकिन अलग अलग जगह मार्क्स का भी इंपॉर्टेंस है। तो यानी जो भी एज पर जो मेरिट के हिसाब से जो टॉप 6 टाइम लोगों को बुलाया जाएगा, अगर 6 टाइम नहीं है फिर 5 टाइम ही पास हो रहे हैं, मान लीजिए 5 वैकेंसी सामने 25 पास हो रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 25 को सबको वाई के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बताना था। दूसरा, इसमें राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन दिया हुआ है, 0.5 एंड अबव होता है तो उसको नेक्स्ट इंटीजर में लेके जाएंगे, और 0.5 से कम है तो उसको नीचे ले जाएंगे। पैनल के लिए बता दूं, सबसे पहले तो जैसे बताया 6 टाइम बुलाएंगे हम, और उसमें जो पैनल का फॉर्मेशन होगा उसमें 100 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा, 25 मार्क्स का जो वाइवा वॉइस होगा, और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जो आपके एपीआर के जो मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स होंगे, जिसमें एपीआर में मिनिमम 50% मार्क्स, 15 नंबर होने जरूरी है, 15 आउट ऑफ 25 15 मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज आप नॉट क्वालिफाई, अनक्वालिफाई हो जाएगी इसके अंदर। ये आपका पैनल की बात आ गई। कई लोग पूछते हैं किस तरह का है, तो टोटल 150 नंबर का मार्क्स होंगे, 120 सॉरी 150 में से आपको 60 लाना है मिनिमम, 60 तो रिटर्न में लाना है, और ओवरऑल आपका जो है इसमें भी आपका 60% हो जाएगा, आपका 60% लाना पड़ेगा आपको। और अब आता है कि इशू एक और आएगा इसके अंदर, अभी तक रैंकर में एपीओ को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट में काफी सर्विस होती थी लोगों की, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल हो जाती थी, तो इतना इशू नहीं आता। लेकिन अभी चूंकि नया पॉलिसी आया है जिसमें 3 साल सभी डिपार्टमेंट एलिजिबल कर दिया हुआ, जिसमें कई तो एसएससी जेई हो गए, ट्रेनिंग करके आएंगे, तो हो सकता है अब इश्यू आएगा कि एपीआर, जनरली कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर हमारे तो 3 ही एपीआर हैं, या किसी का ऐसा जेई हो सकता है जिसका 1 साल की ट्रेनिंग हो और 2 साल वर्किंग हो, 3 साल ही हुए हैं और वो एग्जाम पास कर ले, अच्छे नंबर लेके आ जाए, तो एपीआर का क्या रहेगा? तो उसमें रेलवे बोर्ड ने 13/22 निकाला हुआ है, अवॉर्डिंग ऑफ मार्क्स इन एपीआर इन सिलेक्शन एलडीसी हेल्ड फॉर प्रमोशन। तो उन्होंने कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की, मान लीजिए इसमें बताया एग्जांपल दिया कि 4 एपीआर है, एक एपीआर नहीं है, तो उसको इन चारों का एवरेज कर लेना है, यानी गुड 3 + 3 6, और ये 4 + 4, यानी गुड का बता दूं आपको, आउटस्टैंडिंग का 5 नंबर होगा, 5, वेरी गुड का 4, गुड का 3, और एवरेज के 2 नंबर होते हैं। तो इसमें अगर 3 + 3 6, और ये आपका 4 + 4 8, तो 8 + 6 आपका हो जाएगा 14। 14 का डिवाइड करेंगे आप 4 से तो 3.5 दे देंगे। सिमिलरली इसका जोड़ और इसका जोड़ करके निकालते हैं, मैंने इस पे वीडियो अलग से बनाया हुआ, आप देखना चाहते देख सकते हैं। इसमें जस्ट ब्रीफ करना है कि इसमें भी या इन चारों का एवरेज निकाल के इसका यहाँ डाल देंगे, और अगर किसी के 3 ही सीआर हैं या 2 ही सीआर है, तो बाकी 3 में भी सेम 2 का ही एवरेजिंग आएगा। तो ये अगर किसी के एपीआर कम है तो एवरेज करके बाकी में फिलअप कर देंगे, उतना एवरेज करके बाकी में चलेगा। तो अगर किसी 2 साल के ही सीआर हैं, और अगर 2 साल के बड़े अच्छा आउटस्टैंडिंग है तो बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी 3 साल के भी ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग माना जा सकता है। तो ये एपीआर अगर कम है तो क्या करना है इसके बारे में बता दिया है। अब फाइनली लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें पैनल कैसे बनता है, जिसमें कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। पैनल बनने के लिए आपने जैसे
आपके जो मार्क्स होंगे मैंने बता दिया, 100 मार्क्स आपका रिटर्न, 25 एपीआर, 25 आपके वाइवा, तीनों की मिला के आपके आउट ऑफ 150 मार्क्स जो भी आएंगे। तो मैंने कोशिश किया है, इसमें कहा है कि दो सिक्योरिंग 80% मार्क्स एंड अबव ग्रेडेड एंड आउटस्टैंडिंग, जिसके भी 80% मार्क्स या उससे ज्यादा आएंगे उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। एंड दो सिक्योरिंग बिटवीन 60 मार्क्स एंड 79 मार्क्स ग्रेडेड एज गुड। और 60 से लेकर 79 के बीच में जो कर्मचारी मार्क्स लेके आएंगे उनको गुड कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। The panel should be consist of employees who had qualified in selection corresponding the number of vacancy for which selection was held। जितने वैकेंसी पोस्ट है उतने उसके हिसाब से ही आपका पैनल बना जाएगा। इसमें कहा गया एम्प्लॉय सिक्योरिंग द ग्रेडेशन आउटस्टैंडिंग विल बी प्लेस्ड ऑन द टॉप फॉलोड बाय द दो सिक्योरिंग ग्रेडिंग गुड इंटर से सीनियरिटी विद इन ईच ग्रुप बीइंग मेंटेन। जो भी कर्मचारी आउटस्टैंडिंग लेके आने 80% अबव होंगे उनको टॉप के ब्रैकेट में रखा जाएगा, और उसके बाद वो जब हो जाएंगे उसके बाद नीचे फिर 60 टू 79 मार्क्स जितने लाएंगे गुड वाले को रखा जाएगा। कैसा रखा जाएगा, मैंने एग्जांपल कोशिश की बताने की। ये हमारा एक सीनियरिटी के हिसाब से मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है ABCDEFGHIJ, ये 10 आदमी का नाम रखा है और ये सीरियल नंबर उनका, और यहाँ मान लीजिए उनके मार्क्स हैं रिकॉर्ड रिटर्न के मार्क्स, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड वाइवा वॉइस, यानी 100 प्लस 25 प्लस 25 यानी 150 में से 90% 60% लाने के लिए 90 मार्क्स इनके आ गए हैं। बी के 95 है, सी ये एस पर सीनियरिटी है, यानी ए सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है, फिर इसके बाद बी, सी और सबसे जूनियर आदमी इसमें जे है। लेकिन मार्क्स में जूनियर के सबसे हाईएस्ट आप देख सकते हैं, मार्क्स में उल्टा चल रहा है, जूनियर की ज्यादा है और सीनियर की कम है। अब पैनल कैसे बनेगा, हमारे वैकेंसी है 5 वैकेंसी है। मैंने SC ST के लिए रूल अभी फिर वो काफी क्लब हो जाएगा इसलिए मैंने उसको डाला नहीं कि कैसे उनको SC ST को कैसे हम रिजर्वेशन देते हैं। PW से नील कर दिया रिजर्वेशन ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हो, सिर्फ पैनल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह के मार्क्स हैं हमारे पास तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो 150 में से 80% लाना चाहे तो 120 होता है। तो 120 आप देख लीजिए, एच के 120 है, 121, 121 है, फिर आई के 130 है, तीन लोगों को आउटस्टैंडिंग है तो इन तीन लोगों के ऊपर के ब्रैकेट में रखना जाएगा और बाकी लोगों को निचले ब्रैकेट में रखा जाएगा। 5 वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं इनको रखा HIJ को ऊपर रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी इनको एज पर सीनियरिटी अरेंज करना है। तो अब मार्क्स चूंकि जे के सबसे हाईएस्ट है लेकिन हाईएस्ट ऊपर नहीं आएगा, आपको आउटस्टैंडिंग में भी सीनियरिटी मेंटेन करना है और गुड में भी सीनियरिटी मेंटेन करना है। तो ये जब 3 आउटस्टैंडिंग आपके आ गए हैं HIJ, तो इसमें फिर सीनियरिटी के हिसाब से एच सीनियर है तो एच को सबसे ऊपर रखा 121 आउटस्टैंडिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीनियर आई है, बट इसके 130 मार्क्स है तो इसको आई को रखा। फिर जे है 141 हाईएस्ट मार्क्स है लेकिन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे है तो उसको 3 रखा। तो 3 लोग हमको आउटस्टैंडिंग से मिले, जितने भी मिले, अगर मान लो पांचों आउटस्टैंडिंग से मिल जाते हमको तो पांचों एस पर सीनियरिटी से ऊपर रख देते, फिर नीचे नंबर नहीं आता। लेकिन चूंकि यहाँ पे तीन ही आउटस्टैंडिंग में आए। वैसे बता दूं मेरा भी कुछ वैकेंसी 5 या 6 वैकेंसी थी जब 2012 में मैं आया था, APO बना था, तो लेकिन उस वक्त भी हम भी 3 लोग आउटस्टैंडिंग में थे, 3 का इसी तरह पैनल बना था एज पर सीनियरिटी से, और बाकी 3 लोग जो थे एज पर गुड के मैं क्राइटेरिया में आए थे उनको भी सीनियरिटी से किया था। तो यहाँ अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग में भी एज पर सीनियरिटी से ही करना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है एज पर सीनियरिटी एमंग्स आउटस्टैंडिंग, और फिर आपके देखिए यहाँ आपके यहाँ आ गया एच के बाद फिर यहाँ पे ए से लेके जी। तो जी के मार्क्स आपके 119 है लेकिन 120 एक नंबर कम है। अगर इसके एक नंबर ज्यादा होता तो फिर ये सीनियर मोस्ट हो जाता, ये यहाँ आया था नंबर 1 पे। देखिए एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है कि अगर इसकी 120 यहाँ होती जी के तो ये सीनियर मोस्ट हो जाता इनमें और यहाँ नंबर पाता। सिर्फ एक नंबर कम होने से ये पैनल पे नहीं आया। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, कई लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो यहाँ एक नंबर की वजह से वो पैनल से बाहर हो जाता है। अगर इसके एक ही नंबर आया था 120 तो ये यहाँ ऊपर नंबर 1 पे आया था, लेकिन नहीं आया इसलिए यहाँ से ले लिया। अब चूंकि इसके 120 नहीं आया तो अब यहाँ वापस पैनल से ही सीनियरिटी से ही बनेगा इन लोगों इसके अंदर। तो यहाँ पे चूंकि ए सबसे सीनियर है तो वापस ए के 90 मार्क्स हैं, काफी कम मार्क्स है लेकिन सीनियर मोस्ट है तो वापस इसको नंबर 1 पे रखा और बी इसके बाद नेक्स्ट सीनियर है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम द पैनल इज फॉर्म एज पर द सीनियरिटी। तो ये दोनों जगह पे आउटस्टैंडिंग में भी सीनियरिटी से ही पैनल बनेगा और गुड के अंदर भी सीनियरिटी से ही बनेगा। ये कईयों को डाउट था कि सर पैनल मेरिट से बनेगा कैसे बनेगा, तो ये पैनल फॉर्मेशन का एक तरीका है। मैंने कोशिश किया है कि इसके थ्रू ही समझाने की।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा-सा वीडियो बनाने की कोशिश की, काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों के डाउट्स थे एलिजिबिलिटी को लेके और फॉर्मेशन ऑफ पैनल का, तो मैंने कोशिश की थोड़ी-सी कि समझाने की। मैं उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आ गया होगा, तो क्या सही में समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें लोगों को, ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। थैंक यू।